चलिए देखिए, आज हम लोग कक्षा 10th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर में यानी केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, इस चैप्टर को हम लोग एक एक बात को बारीकी से पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जितना भी चीज़ दिया हुआ है उन सबको हम लोग लगातार पढ़ेंगे। ठीक है, बस आप वीडियो को लगातार देखिए और ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं। कहता है कि रसायन, ठीक है, यानी कि रसायन का मतलब होता है कि रस प्लस द्रव्य, रस प्लस आयन बराबर होता है रसायन। ठीक है, रस का मतलब होता है कि द्रव्य और आयन का मतलब होता है कि अध्ययन। यानी कि हम रसायन शास्त्र में किसका अध्ययन करेंगे? द्रव्य का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, अब रसायन विज्ञान की हम परिभाषा कुछ जान लेते हैं। कहता है कि देखेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन करना रसायन शास्त्र कहलाता है। ठीक है, यानी कि यह जो है आपका रसायन शास्त्र का परिभाषा है, केमिस्ट्री का यह परिभाषा है। कहा है कि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत यानी जिसके अंतर्गत पदार्थों के हम संगठन के बारे में, उसकी संरचना के बारे में कि वह किस प्रकार से बना है, उसकी संरचना क्या है, उसके गुणों के बारे में यानी कि उसका गुण क्या है, अगर कोई चीज़ है तो उसका गुण क्या है, वह क्या करता है। ठीक है, उसके गुणों के बारे में अध्ययन करना ही रसायन शास्त्र कहलाता है या फिर रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, चलिए देखिए, बात करते हैं कि रसायन विज्ञान का जनक जो है, रसायन विज्ञान का जनक कौन है? तो रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लेबुजियर को कहा जाता है। कहेगा कि रसायन शास्त्र के जनक कौन है? तो एंटोनी लेबुजियर, याद रखेंगे। रसायन शास्त्र के जनक का नाम है एंटोनी लेबुजियर। ठीक है, चलिए देखिए, कहता है कि इसकी उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी चैमी से हुई है। मतलब केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति है, उस केमिस्ट्री की उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी चैमी से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ काला होता है। ठीक है, इस चैमी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है काला। ठीक है, देखिए, रसायन विज्ञान का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ था। ताकि रसायन विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ था। ठीक है, देखिए, इस चैमी जो इसमें मिस्र में जो यह मिट्टी पाई जाती थी, इस मिट्टी में बहुत प्रकार के गुण होते थे। ठीक है, जैसे मान लिया कि उसमें गुण होते थे पकड़ने का, जमने का। ठीक है, इसीलिए उस मिट्टी में से क्या कहा गया कि उस मिट्टी को चैमी मिट्टी कहा गया, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काला होता है। देखिए, इसका पहला प्रश्न बनता है कि पदार्थ क्या है? कहता है कि पदार्थ जो है वो क्या है? लिखेंगे कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है, यानी कि कोई भी वस्तु है जो स्थान को घेर के रखती है, यानी स्थान को छेकती है और जिसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, कि और जिसका क्या होगा? द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान कहे तो उसमें कुछ वजन होगा। ठीक है, कुछ वेट होगा, द्रव्यमान होता है, उसे ही पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, कागज, पानी, हवा इत्यादि। ठीक है, यानी कि यह सब का सब क्या है कि पदार्थ है। ठीक है, क्योंकि लकड़ी में भी वजन होता है, जगह भी घेरता है। तो देखिए आगे देखते हैं, अगर कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। कहता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। ठीक है, पदार्थ जो होता है, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है। लिखेंगे कि पदार्थ मुख्य रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। मुख्य रूप से अगर बात करें तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं होती है। पहला अवस्था होता है ठोस, दूसरा का होता है द्रव्य और तीसरा का होता है गैस। यानी कि ठोस, द्रव और गैस, 3 गो अवस्था होती है जो मुख्य अवस्था होता है। ठीक है, और देखिए, पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है उसका नाम होता है प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है कि प्लाज्मा है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पदार्थ की चौथी अवस्था किसे कहते हैं।
ठीक है, ये तीनों भर ना पूछे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपसे ये प्रश्न जरूर पूछता है कि पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वह क्या है। तो लिखेंगे कि पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो है प्लाज्मा। ठीक है, और बात करते हैं कि पदार्थ की पांचवी अवस्था, तो पदार्थ की पांचवी अवस्था जो है उसे कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, पदार्थ की पांचवी अवस्था को याद रखिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो देखिए आगे है, कह रहा है कि तत्व, यानी कि एलिमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, या फिर क्या है, कि तत्व क्या है या फिर किसे कहते हैं, इसका हम लिख दिए हैं। देखिए वह शुद्ध पदार्थ, कि वह शुद्ध पदार्थ जिसे तोड़कर दूसरे पदार्थों में नहीं बदल सकते हैं उसे ही तत्व कहते हैं। कि वह शुद्ध पदार्थ जिसको हम तोड़कर, यानी कैसे भी तोड़ दें, उसको तोड़कर मोड़कर या फिर फोड़कर कैसे भी दूसरे पदार्थ में हम नहीं बदल सकते हैं उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हम तत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए, बात करता है, जैसे मान लीजिए कि लोहा। ठीक है, बात करते हैं किसका, मान लीजिए कि लोहा है। ठीक है, अच्छा बताइए, अगर लोहा को हम कितना भी मोड़ दे तोड़ दे, उसको गला दें, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि लोहा का कुछ एक कोई एक बर्तन है। ठीक है, अब उसको हम तोड़ कर गला करके उसको बर्तन ना बना के हम उसको एक कुदाल बना देते हैं। ठीक है, तो भले ही हम उसका रूप चेंज कर दिए, लेकिन वह रहा तो कौन चीज़, लोहा ही रहा। रहा ना, क्या रहा, लोहा के लोहा ही रहा। इसलिए यानी कि कहा कि वह शुद्ध पदार्थ जिसको तोड़कर मोड़कर, ठीक है, चाहे कुछ भी करके उस पदार्थ को नहीं बदला जा सकता है, उसे ही कहा जाता है कि वह क्या है, एक तत्व है। ठीक है, तो वह लोहा जो है क्या है, एक तत्व है। चलिए, पता है कि देखिए कि तत्व एक ही तरह के परमाणुओं से बना होता है। देखिए जो तत्व होते हैं, तत्व एक ही तरह के परमाणु से बनते हैं, उसमें अलग अलग परमाणु नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं। देखिए तत्व के सूक्ष्मतम कण को, यानी कि छोटे से छोटे कण को परमाणु कहते हैं। देखिए तत्व के सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम कहे तो छोटे से छोटे कण को परमाणु कहते हैं। ठीक है, अब देखिए परमाणु क्या होता है। देखिए परमाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटॉम बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना एटॉम बॉम्ब। परमाणु, देखिए परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, याद रखेंगे कि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखिए अगर बात करें तत्व की, तो कुल तत्व जो होता है वो होता है 118। कुल तत्व 118 होता है। ठीक है, अब देखिए किसी भी तत्व में जो बीच में होता है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो होता है कहाँ होता है, बीच में होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन बीच में, यानी कि इसको बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं, नाभिक। ठीक है, जैसे कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ रहते हैं किसी भी तत्व में, तो नाभिक में रहते हैं। और चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है, चारों ओर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखिए, देखिए किसी भी तत्व की परमाणु संख्या गणना है, किसी भी तत्व की परमाणु संख्या, कहा कि तत्व की परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। देखिए देखिए कि तत्व की जो परमाणु संख्या है, जैसे मान लीजिए कि किसी भी तत्व की परमाणु संख्या अगर 16 है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 16 होगा और प्रोटॉन की संख्या भी 16 होगा। ठीक है, वही कह रहा है किसी तत्व की परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, यानी कि जितना तत्व की परमाणु संख्या उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या और उतने ही प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, समझ गए। चलिए देखिए, अगर कहा था कि प्रथम कक्ष में परमाणु के प्रथम कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होता है।
कि परमाणु जो होते हैं, परमाणु के जो पहला कक्षा होगा, ठीक है, जो उसका पहला एरिया होगा, उस पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि परमाणु के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो क्या लिखेंगे, 2। ठीक है, 2 हो सकता है। अगर देखिए कह रहा है कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब पूछेगा दूसरा में कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो क्या मानेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहेंगे परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे है कि यौगिक यानी कंपाउंड किसे कहते हैं। देखेंगे जब दो या दो से अधिक एक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, यौगिक को इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं। कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को, चाहे वो दो तत्व हो या फिर दो से अधिक तत्व हो, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे यौगिक का निर्माण होता है। निश्चित अनुपात कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि 100 ग्राम, ठीक है, यानी कि जो भी मिलाना है हम उसको वजन में मिलाएंगे, तौल कर मिलाएंगे कि द्रव्यमान के अनुसार तौलने के बाद यानी कि नापने के बाद अगर मिलाते हैं कि हाँ हमने इतना मिलाया है, 100 ग्राम 200 ग्राम, ठीक है, तो वह क्या होगा कि आपका यौगिक होगा। ठीक है, अगर देखिए अगर कि यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। कि यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ाया था कि तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि जल है, ठीक है, तो जल का जो सूत्र होता है वो होता है H2O। क्या होता है, H2O। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन प्लस क्या, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, देखिए यह जो है क्या है, अणु है। ये जो है देखिए जल जो है क्या कि आपका एक यौगिक है H2O, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन का संख्या 1 है। यहाँ पर H2 यानी कि हाइड्रोजन 2 गो है और O यानी कि ऑक्सीजन 1 गो है। ठीक है, तो यह जो है आपका यौगिक है क्योंकि इसमें दोनों एक निश्चित अनुपात में मिला हुआ है। ठीक है, यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यह दोनों क्या है कि अणु है। अगर देखिए अगर कि मिश्रण क्या है, मिक्सचर, देखेंगे जब दो या दो से अधिक तत्वों किसी भी अनुपात में तत्वों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि शरबत सुनेंगे, अगर जो शरबत होता है वह क्या होता है कि मिश्रण होता है, उसमें किसी भी चीज़ की मात्रा मतलब बराबर नहीं होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अब 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में अब उसमें कुछ चीनी डाल देंगे, नींबू डाल देंगे, ठीक है, यानी कुछ भी डालकर उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, शरबत बना सकते हैं। तो जो उस शरबत होता है उस शरबत को हम मिश्रण कहते हैं, यानी कि मिक्सचर। यानी कि जब दो या दो से अधिक तत्वों किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तो उसे ही मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए हो गया। इसके आगे अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम छोड़ देते हैं, इसके बाद अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।